बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। हमारी मेहनत तब दिख जाती है जब खेतों में फसलें लहराती है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने फसलों को कीटों से बचाना है, अपने मेहनत के रंग को आसमान पे फैलाना है। आज हम बातें करेंगे जैव कीटनाशक का प्रयोग कैसे करें, उन दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही साथ इसके क्या क्या लाभ मिलेंगे। और तो और हम ये भी जानेंगे कि कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का क्या है कार्य और इसके महत्व के बारे में। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसान सिंचाई की सुविधा के लिए अनुदान पर ले सकते हैं डीप बोरिंग और समरसेबल पंप की सुविधा। पलामू के गौपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा केतकी। अब समाचार विस्तार से। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची जिला के किसानों को डीप बोरिंग कराकर 1.5 हॉर्स पावर का समरसेबल पंप उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसानों को पानी पंचायत का गठन करना होगा। साथ ही उनके क्लस्टर में कम से कम 5 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। इसकी योजना लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय रांची में 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में पलामू जिला के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से पशुपालकों को गौ पालन के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें महिलाओं को 50% अनुदान पर 2 दुधारू गाय देने की योजना है। इसके अलावे सभी श्रेणी के लाभुक 5 गाय और 10 गाय की मिनी डेयरी की स्थापना के लिए 25 से 33% तक अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क करें। बरसात के मौसम में गाय और भैंसों को गलघोटू और खुरहा मुंह पक्का रोग होने का खतरा रहता है। गौपालक भाई अपने पशुओं को इन रोगों से बचाने के लिए टीका दिलाएं। इन रोगों से बचाव के लिए मात्र एक टीका साल में एक बार जरूर दिलाएं। गाय भैंसों के गले में सूजन और तेज बुखार हो जाता है। इससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। समय पर इलाज ना हो तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। जबकि खुरहा मुंह पक्का रोग में गाय भैंसों के खुर और मुंह में छाले या घाव हो जाते हैं। इससे उन्हें खाने और चलने में परेशानी होती है। उनका दूध उत्पादन घट जाता है। इन रोगों से बचाव के लिए जब गाय भैंस के बच्चे 6 महीने के उम्र के हों तभी टीका दिला दें। साथ ही हर उम्र के पशुओं को इन रोगों का एक टीका हर साल दिलाएं। अभी बरसात के मौसम में जो बीमारियों की जो समस्या होती है उसका बचाव के लिए हमारे किसान भाई उसका टीकाकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती है गौवंशीय पशु में। इसमें HS, BQ और FMD काफ़ी प्रमुख है। HS, BQ, FMD के लिए हमारे किसान भाई एक ही टीका बाजार में उपलब्ध है जिससे तीनों बीमारियों से बचाव हो सकता है। और पहला टीका 6 महीने की उम्र में, उसके बाद साल में एक बार इसका टीकाकरण करके तीनों बीमारियों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, फूलगोभी की अगाध खेती के लिए अगस्त तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। झारखंड में अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कुंवारी, पूसा केतकी, पूसा दीपाली या अर्ली सिंथेटिक लगाएं। फूलगोभी के बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद कुंवारी, पूसा केतकी, पूसा दीपाली या अर्ली सिंथेटिक लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
कृषि यंत्र ग्रबर से खरपतवार निकालने का काम किया जाता है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली खरपतवार को निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या कार्बारिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैविक कीटनाशक दवा का प्रयोग हमें कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका छिड़काव करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं और इसके महत्व के बारे में और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैविक कीटनाशक की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि जो हम लोग अभी तक रासायनिक कीटनाशक दवा का प्रयोग करते थे, अंधाधुंध कीटनाशक का दवा का प्रयोग होने से तमाम तरह की बीमारियां और पर्यावरण भी जो है इससे काफ़ी प्रदूषित हुआ। तरह तरह की बीमारी हम लोग इससे झेल रहे हैं और जो नेचुरल इनेमी है, जो प्राकृतिक शत्रु कीट है, वो भी उसका भी पूरा समूल नाश हो गया। इसीलिए आज के समय में जैविक कीटनाशकों का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर किसान बंधु अगर जैविक कीटनाशक को अगर हम लोग व्यवहार करें तो हम लोग कई टाइम जो है वो प्रकृति को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं और जो प्राकृतिक शत्रु कीट है उसकी भी संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। तो हमको बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का व्यवहार, रासायनिक कीटनाशक जिससे जो है काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, उससे हम लोग बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बेहतर जीवन यापन के लिए हम समझते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग हो और हम लोग जैविक कीटनाशकों का अगर व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बेहतर रख सकते हैं। कि जैविक कीटनाशक कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है जीवों से तैयार या प्लांट का बॉटनिकल्स जिसको बोलते हैं, प्लांट के अवशेष से तैयार हो या जीवों से तैयार हो, बैक्टीरिया से तैयार हो, फंगस से तैयार हो, वायरस से तैयार हो, ये सब जो है अलग अलग मेथड हैं कीटनाशक को तैयार करने के लिए। तो जब भी हम लोग कीटनाशक की बात करते हैं तो इसमें बहुत तरह के कीटनाशक हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अपने स्वयं व्यवहार करते हैं तो ये हम लोग 10 पर्णी का अगर व्यवहार करें तो 10 पर्णी कहने का मतलब जो है उसमें वैसे 10 पत्ते जिसको जो है जानवर नहीं खाते हैं तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आपके पास जो है वैसा 10 पत्ते हैं तो उसको पहचानें कि हमारे पास नीम का पत्ता है, करंज है, सिंदवार है और अन्य जो है वो 10 पत्ते हैं जिसको जानवर नहीं खा रहे हैं, उसके बराबर मात्रा में हम लोग उसको ले लेते हैं। और 1 किलो अगर मान लीजिए कि आप वैसे पत्ते जिसको जानवर नहीं खा रहे हैं उसको रखें और 5 भाग उसमें गोमूत्र, उसको 8 से 10 दिन तक डिकम्पोज कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि पूरा जो है जो 10 दिन में एक्सट्रैक्ट उसका निकल जाएगा और उसके बाद छान करके रखेंगे। ये आपको लगभग 5 से 6 महीने तक एज ए कीटनाशक व्यवहार कर सकते हैं कि रस चूसने वाले अगर कीट आते हैं तो उसको हम लोग इससे जो है व्यवहार करके अपना जो है कीटों का बचाव कर सकते हैं या शत्रु कीट जो है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो देखते हैं कि बाज़ार में बहुत सारे जो है वो जैव कीटनाशक उपलब्ध है। जैसे हम लोग अगर देखें तो इसमें जो है अगर हम लोग फफूंद से लें तो 2-3 तरह का फफूंद जो है वो फफूंदी हमारे जो है वो शत्रु कीटों को हमारी फसल से बचा सकते हैं।
तो उसके लिए जो है जैसे मान लीजिए बिवोरिया बेसियाना जो है ये जैव फफूंदनाशक जो है ये क्या करेगा कि हमारे शत्रु कीट को नियंत्रण करेगा। तो इसका अगर 2 ml हम लोग जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो लेप्टोस्पिरेन जो इंसेक्ट है उसको ये काफ़ी अच्छा जो है उसका नियंत्रण करता है। इसमें एक बात खाली ध्यान ये देना है कि इसका व्यवहार करेंगे तो शाम के समय करेंगे, क्योंकि जो है फंगस है तो दिन में सूर्य का प्रकाश की वजह से वो जो है उसके स्पोर्स मर जाएंगे और वो बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर शाम के समय इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है हमारा ये बेहतर नियंत्रण हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है इसमें सबसे ज़्यादा जो आक्रमण होता है वो आक्रमण है आपका जो है दीमक का। तो दीमक के लिए जो है मेट्रोलेजियम एनोसोपोलिया ये जो है फंगस काफ़ी जो है वो कीटनाशक जो है के रूप में काम करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सड़ी हुई अगर गोबर खाद है उसमें थोड़ा सा गुणन कर लेते हैं, मल्टीफिकेशन करते हैं इस फंगस का। और इस फंगस का जब मल्टीफिकेशन कर लिए, गुणन कर लिए, उसके बाद जो है अगर हम लोग 1 एकड़ एरिया में अगर 2 किलो अगर इसका व्यवहार करते हैं 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में, तो ये 1 एकड़ में जो दीमक से जो नुकसान होने वाला जो हमारे फसल है उसको लगभग 1 साल तक प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा देता है, बचाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम लोग मेट्रोलेजियम एनोसोपोलिया के द्वारा एटलीस्ट जो है दीमक जो सबसे हमारा पूरा जो है क्षेत्र सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उससे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक फंगस है वर्टिसिलियम लैकेनी, ये रस चूसने वाले कीट जो भी हमारे पास मौजूद है वो रस चूसने वाले कीट हैं उसको भी आप जो है इससे बचा सकते हैं। तो उसका जो है 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर हम लोग 10 से 15 दिनों के अंतराल पे अगर कोई भी फसल का छिड़काव करते हैं तो उससे बचा सकते हैं। देखिए ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि अगर किसान भाई अगर देखें तो हम लोग ये देखें कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है, अगर जैविक कीटनाशक का अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो नेचुरली जो है हमारे स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य भी जो है अच्छा रहता है। जबकि रासायनिक अगर कीटनाशक अगर व्यवहार करें तो हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है और बहुत सारे जो है लाभदायक कीट हैं वो उसका जो है वो भी मर जाते हैं और हमारा पर्यावरण जो है वो शत्रु कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ है कि जैविक कीटनाशक जो है हमारे स्वास्थ्य को भी और पर्यावरण को भी, जल को भी जो है पूरा जो है कहें इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। इसीलिए कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम लोग जो है IPM का पहले जो है हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो समेकित नाशी जीव प्रबंधन है उसको पहले व्यवहार करें, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो जैविक पे अगर किसान भाई आ जाते हैं तो उससे हमारा जो है स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, पर्यावरण भी रहेगा और उनका लागत भी जो है फसल में कम होगा और ज़्यादा वो लाभ भी कमाएंगे। हम बातें कर रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के बारे में। तो कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का क्या क्या कार्य है और इससे हम कैसे लाभान्वित होंगे, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के महत्व और उनके कार्य के संदर्भ में। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं दिव्यायन रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुणव सेन गुप्ता जी। प्रौद्योगिकी केंद्र जो है सूचना केंद्र, इसका जो है शॉर्ट में इसका जो है एटिक कहा जाता है और इसका करने का मतलब है कि एक ही जगह में जाके किसान लोग जो है सब चीज़ को जो है प्राप्त कर पाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी तकनीकी जो है, कोई भी जानकारी जो किसान को लेना है उसको एक ही जगह में जाके उसको जानकारी प्राप्त हो जाए। इसको कहने का, इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोग का देश में, जैसे हम लोग का भारतवर्ष में सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय बना था JB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो पंतनगर उत्तराखंड में है, तो 1960 के आसपास बना था। उस समय हम लोग जो है अमेरिका का मॉडल को कॉपी किए थे, जो लैंड ग्रांट सिस्टम है। लैंड ग्रांट सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग के पास जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी हो, ज़मीन देता है और कोई भी कृषि विश्वविद्यालय में आप चल जाइए तो विशाल आकार में उसका ज़मीन है, करीब 200-250 एकड़ ज़मीन है। समझिए कोई भी किसान भाई जो है, समझिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही अगर आ जाए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, तो वो भटक जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? समझिए कोई भी एक किसान आया, उसको जो है बैगन का बारे जो है कोई चीज़ का जानकारी लेना है, या समझिए उसका बैगन का मुरझाने वाला बीमारी के बारे जानकारी लेना है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो कोई भी साइंटिस्ट के पास जाएंगे या कोई भी किसके पास जाएंगे तो
भटक जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि किसान को जो है एक ही जगह में उसको प्रत्येक चीज़ का जानकारी मिले, जहाँ पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का जो है वैज्ञानिक वहाँ पर रहे। सिर्फ कृषि के नहीं, कृषि का साथ जुड़ा हुआ जो भी अन्य व्यवसाय है, जैसे आपका जो है मुर्गी पालन हुआ, गौ पालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ या मछली पालन हुआ, जो हम लोग का झारखंड में जो किसान जो है उनका जो है अधिकतर किसान जो है यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहा जाते हैं, जिसका ज़मीन बहुत कम है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही व्यवसाय में खेती बाड़ी करने से नहीं होता है, साथ साथ में जो है उनको मधुमक्खी पालन भी करना है, मुर्गी पालन भी करना है। तो किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे इतना बड़ा कैंपस में, इसलिए जो है एक ही जगह में जो है इसको करने के लिए सरकार ने जो है एटिक का जो है गठन किया। इसमें सिर्फ नहीं, जो किसान लोग आ रहा है वहाँ पर किसान से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक का मतलब है कि कोई भी जो अनुसंधान हो रहा है वो किसान के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि जो हम लोग का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो बहुत बड़ा, पूरा दुनिया में बहुत बड़ा एक संस्थान है जो ऑटोनॉमस है, जो बहुत तरह का रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा देखा गया कि बहुत सारा रिसर्च जो है किसान तक नहीं पहुंच पाता है। किसान तक नहीं पहुंचने का कारण क्या है कि किसान का जो है समस्या का समाधान वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी जो हो रहा है, अभी का दिन में जो है भागीदारी से जो है रिसर्च करना है। इसलिए जो है किसान का साथ जो है, जैसे हम लोग कभी कभी किसान भाई आप लोग भी जब रेडियो सुनते हैं तो FM बैंड में भी सुनते हैं, तो कभी क्या होता है आवाज़ ठीक से स्पष्ट नहीं होता है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं तो आवाज़ आपका स्पष्ट हो जाता है। तो इसी में भी जो हम लोग जो है क्या करते हैं, कोई भी जो तकनीकी है, कोई भी जो अनुसंधान का जो फल है, उसको भी कभी कभी क्या होता है, इसको थोड़ा सा इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ता है। वो वाला सूचना कौन देगा? सबसे अच्छा सूचना जो है वैज्ञानिक तो अपना विश्वविद्यालय में बैठ के तो नहीं दे सकते हैं, या जहाँ पर जो ICAR का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ उससे बैठ कर नहीं दे सकते हैं। जो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनका जो समस्या है उसको जो है हम लोग डायरेक्ट जो है वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। इसका आज का युग में जो है आप देख रहे हैं कि अभी जैसे कोरोना काल है, अभी आपके घर में भी जो लड़का लड़की जो है उन लोग अभी देखिए स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन लोग जो है सब प्रत्येक लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो हम लोग का देश में भी जो है बहुत सारा जो है विलेज नॉलेज सेंटर हो या विलेज रिसोर्स सेंटर, इसका स्थापना किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का देश में सबसे पहले जो है MS स्वामीनाथन बोल के जो था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का देश में जो हरित क्रांति लाए थे, उन्होंने अपना जो है एक फाउंडेशन जो है पुंडीचेरी में सबसे पहले जो है विलेज नॉलेज सेंटर का स्थापना किया था। उससे अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इतना मॉडल जो इतना अच्छा बन गया कि अभी हम लोग का पास जो है ISRO जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका साथ लिंक करके, उसका साथ टाई अप करके बहुत सारा जो है विलेज नॉलेज सेंटर, विलेज रिसोर्स सेंटर का स्थापना हो रहा है। जिससे क्या हुआ कि दूर दूर जगह में जो बहुत दूर, जैसे हम लोग का झारखंड में जैसा है बहुत जहाँ पर कोई सूचना केंद्र नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का जो है देश में अभी क्या है कि इंटरनेट फैसिलिटी अच्छा हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को सारी जानकारी की सूचना केंद्र पहुंचा रहा है और किसान भाई उसका बखूबी लाभ भी उठा रहे होंगे। आज गांव-गांव में मोबाइल अवेलेबल है और बहुत जगह पे तो सरकार भी तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर साहब, आपने प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के बारे में विस्तार से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी आज कार्यक्रम में। अब चलते चलते एक बार अंत में आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप लोग का कोई भी असुविधा होगा तो अभी देखिए भारतवर्ष में किसान कॉल सेंटर का भी स्थापना हुआ है, जिसमें क्या है कि आप 24/7 जो है मतलब 24 घंटा 7 दिन आप जो है टोल फ्री नंबर में आप फ़ोन करके आपका जानकारी ले सकते हैं। जो है विभिन्न आपको जो है समस्या जो है आपको जो वैज्ञानिक जो है उन तक जो पहुंचा जाएगा और उसका समस्या का निदान जो है वैज्ञानिक जो है आपके लिए करेंगे। तो सोशल मीडिया के साथ साथ कॉल सेंटर में भी आप किसान भाई कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का निदान बहुत सरलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपको फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर, साथ ही साथ कृषि दर्शन प्रोग्राम को देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के अंक में इतना ही। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। जोहार।